नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। पीएम का मिशन अमेरिका लगातार महाकवरेज न्यूज 24 पर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक की। राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की उनसे यह पहली मुलाकात थी आमने सामने। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारत सरकार के लिए गए फैसलों की सराहना की। उन्होंने भारत सरकार के वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू करने के फैसले का स्वागत किया। बैठक में भारत अमेरिका डिफेंस रिश्तों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा कि भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि आतंकवाद एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और दोनों देश आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे। हर तरह का सहयोग एक दूसरे के साथ करेंगे। भारत के विदेश सचिव ने कहा कि तालिबान, अफगानिस्तान, आतंकवाद, इन मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई और इन सभी मुद्दों पर भारत को अमेरिका का साथ मिला है। यह स्टेटमेंट हमारे विदेश मंत्री हर्षवर्धन श्रृंगला की ओर से आया है। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगी और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका पास है, जो भारत को जरूरत है। बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। और 2014 में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों में आपका जो विजन है, जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। और हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ा है, लेकिन उससे पहले मैं न्यूज रूम चलूंगी। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, हर मायने से, हर लिहाज से बेहद कामयाब था कल का दिन भारत के परिप्रेक्ष्य में। फिर चाहे वो वन ऑन वन मुलाकात की हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की, या फिर हम क्वाड सम्मेलन की बात करें जिसमें चारों राष्ट्राध्यक्ष थे, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की। क्योंकि जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आई हैं, फिर चाहे वो आतंक के खिलाफ साझा जंग लड़ने की बात हो, चाहे वो कोविड का जो मामला है, कोविड भी एक युद्ध है पूरी दुनिया के लिए, उसमें भारत के भूमिका और सहयोग को लेकर जो बयान आया और जिस तरह की भारत से अपेक्षाएं की गई, भारत निर्यात फिर शुरू करेगा, इस जंग में एक अहम भूमिका निभाएगा, या फिर चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए जो रणनीति बनानी हो उसमें भारत की भूमिका। तो हर लिहाज से ये दोनों मुलाकातें भारत के लिए सुपर सक्सेसफुल मानी जाएंगी। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने इसे परिभाषित किया है, शायद ये अपने आप में हकीकत है, क्योंकि ये बात अब किसी से छिपी नहीं रही कि जो नई विश्व व्यवस्था है उसमें भारत एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार है।
वो नई विश्व व्यवस्था कल बनती हुई दुनिया को दिखाई पड़ी। अभी तक हम अपने सरोकारों को लेकर के लोगों के पास जाया करते थे, उनसे बातें करते थे कि देखिए हमें आतंकवाद से परेशानी है, हमें पाकिस्तान से परेशानी है, लेकिन जो विश्व व्यवस्था में हमारा कंट्रीब्यूशन था वो अब के पहले उस तरह से नहीं था जैसा कि कल हमें देखने को मिला। कल क्वाड की बैठक से पहले भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया और खुले हाथ से जो समर्थन हमें अमेरिका की तरफ से मिला, ये भी कह दिया गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये वाजिब है कि हमें एक सीट होनी चाहिए। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि एक नए भारत के रिकग्निशन के तौर पर हैं और वो रिकग्निशन कल हमें, चाहे वो बायलैटरल द्विपक्षीय मुलाकात हो या फिर क्वाड की बैठक हो, उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ा शीतल। और सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में जो सबसे बड़ा कंसर्न दुनिया के लिए चाइना है, उसमें भारत एक सहयोगी है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। हमारे कंसर्न्स को भी एड्रेस किया गया, चाहे वो आतंकवाद का हो, पाकिस्तान का हो, और ऐसा कैसे नहीं करते, क्योंकि अगर ग्रुपिंग है और दूसरे के सरोकारों को तो एड्रेस करना पड़ेगा। तो उन्होंने माकूल तरीके से उसको भी एड्रेस किया। लेकिन एक बड़ी तस्वीर ये कहती है कि भारत है का जो एक अराइवल है वर्ल्ड स्टेज पर, उसको कल रेखांकित किया है कल की मुलाकातों ने, और माना है इस बात को कि भारत विश्व व्यवस्था को आने वाले दिनों में शेप करेगा। बिल्कुल, भारत की इसमें अहम भूमिका रहने वाली है। ये इन दोनों मुलाकातों के बाद जो बातें निकलकर सामने आई, चर्चा के जो विषय रहे, उसमें भारत की जो भूमिका देखी जा रही है, भारत से जो अपेक्षा की जा रही है, भारत जो करने जा रहा है, उससे यह स्पष्ट साबित होता है कि भारत की एक अहम भूमिका रहने वाली है तमाम मुद्दों में। आतंक के खिलाफ जंग में, कोविड के खिलाफ जंग में, चीन के विस्तारवाद के खिलाफ जंग में, तमाम इन मामलों में भारत की एक अहम भूमिका रहने वाली है। पीएम मोदी आज यूएनजीए के मंच से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम मोदी की मुलाकात हुई। क्वाड में भी पीएम मोदी चीन पाकिस्तान की साजिशों से दुनिया को परिचित करा चुके हैं। अमेरिका में हर मंच पर पीएम मोदी का लगातार भव्य स्वागत हो रहा है और अब आज उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करना है। भारत का इमरान खान को कल इमरान खान ने संबोधन किया और उसमें उन्होंने लगातार कश्मीर राग अलापा भारत को टारगेट किया। इस पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया और कहा कि पीओके से अपना कब्जा छोड़िए जनाब, पहले आतंकियों को पनाह देना छोड़िए, भारत की बात मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं ना अपने गलत काम, उनको रोकिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है, उस पर किसी तरह का कोई बयान देना आपका बनता नहीं है। यह भारत का इमरान खान को मुंहतोड़ जवाब। While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. Mr. President, we marked the solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. Such defense of terrorism is unacceptable. Let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its
illegal occupation. The worst and most pervasive form of Islamophobia now rules India. The hate-filled Hindutva ideology propagated by the fascist RSS BJP regime has unleashed a reign of fear and violence against India's 200 million Muslim strong community. New Delhi has also embarked on what it ominously calls the final solution for Jammu and Kashmir dispute. It has undertaken a series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000. It has jailed senior Kashmiri leadership, imposed a clampdown on media and internet, violently suppressed peaceful protest, abducted 13,000 young Kashmiris and tortured hundreds of them. This repression is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory and transform it from a Muslim majority into a Muslim minority. Indian actions violate the resolutions of the United Nations Security Council on Jammu and Kashmir. इमरान खान का सफेद झूठ सुन रहे थे आप। देखिए किस तरह से उनके भाषण में ये उनका संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधन था और किस कदर उनके दिलो दिमाग पे भारत का भूत सवार है, भारत का डर सवार है, ये इस भाषण में आप स्पष्ट देख रहे थे। वो कश्मीर की बात कर रहे थे, वो भारत की सरकार की बात कर रहे थे, वो हिंदुत्व की बात कर रहे थे, वो भारत की नीतियों की बात कर रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो भारत के लिए भाषण दे रहे हैं, वो पाकिस्तान की बात कर ही नहीं रहे थे, वो इंटरनेशनल इश्यूज की बात कर ही नहीं रहे थे। किस कदर पाकिस्तान पर भारत का डर जो है वो हावी है इमरान खान के सर पर, वो उनके चेहरे से झलक रहा था, उनकी आवाज से झलक रहा था और जो कुछ उन्होंने कहा वो उसमें दिखाई दे रहा था। पूरा का पूरा इंडिया सेंट्रिक, मतलब इंडिया बैशिंग सेंट्रिक ये बयान था। और क्या मुंह तोड़ जवाब उसका दिया स्नेहा दुबे ने, जो भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी है वहां संयुक्त राष्ट्र में। क्या जबरदस्त जवाब उन्होंने दिया कि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। राइट टू रिप्लाई के तहत भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने मुंह तोड़ जवाब दिया इमरान खान को। मैं अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करा देती हूं। हमारे साथ दीपक वोरा जुड़ चुके हैं आज फिर, बहुत स्वागत है आपका, पूर्व राजनयिक। साथ ही हमारे साथ जीनिया बहल, पत्रकार, अमेरिका से जुड़ी हुई हैं आज भी। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से फकार यूसुफ जाई, मेरे मित्र, जुड़े हुए हैं। और संजीव श्रीवास्तव मेरे सहयोगी डेप्यूटी एडिटर न्यूज रूम से जुड़े हैं। पहले मैं संजीव के पास चलती हूँ, फिर मैं फकार के पास चलूंगी और बाकी मेहमानों के पास। फकार, आज बहुत धुलाई हमारी आपकी तो कर दी हमारी विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र में, अब आज आपकी धुलाई होगी। ठीक है संजीव, मतलब स्नेहा दुबे ने जो एक एक कर चोट की ना इमरान खान पे, तो इमरान खान के लिए हमारी फर्स्ट सेक्रेटरी बहुत है, ये साबित हो गया। ये मुस्कुराने की जो आवाजें हम सुन पा रहे हैं, देख भले ना पा रहे हो, वो ऐसा लगता है जैसे खिसियाहट है शीतल। क्योंकि पहले ये होता था कि जब इस तरह की बातें बोली जाती थी UNGA में भारत के द्वारा, तो दुनिया को आधी समझ में आती थी और आधी नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि शायद भारत कहीं गलत तो नहीं कह रहा है। लेकिन आज की तारीख में अंतर है। आज की तारीख में अंतर यह है कि पाकिस्तान का जो चेहरा है, स्याह चेहरा, वो दुनिया के सामने आ गया है। और एक एक शब्द जो बोला गया हमारे प्रतिनिधि के द्वारा UNGA में राइट टू रिप्लाई के तहत, वो एक एक शब्द दुनिया ने उसे स्वीकारा। और इस बात को समझिए कि इमरान खान ऐसा क्यों बोल रहे हैं। शायद पाकिस्तान के अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं शीतल, उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई भारत को जानता है तो वो इमरान खान है। यहाँ के कई शहरों में वो घूमे हैं, हम और आप जहाँ इस वक्त हैं इस इलाके में भी वो घूमे हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान में कंस्टिट्यूएंसी है जिसे अपीज किया जा सकता है भारत के खिलाफ बातों को कह करके। तो वो समस्याएं तो पाकिस्तान की सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन साल दर साल कश्मीर की बातों को करके पाकिस्तान के उस आवाम को ठगते रहते हैं। ये उनके डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी के लिए भाषण था और कुछ नहीं। और आखिर में सबसे अहम जो मुद्दा है, आज भारत के प्रधानमंत्री बोलेंगे। और जब 6:30 बजे शाम में वो बोलेंगे
तो तस्वीर क्या है वो दुनिया को और जरा बेहतर तरीके से पता चल जाएगी, क्योंकि अब परिप्रेक्ष्य में अफगानिस्तान भी है और अफगानिस्तान की तबाही के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान जिस तरह से दुनिया के सामने आया है, उसको लेकर अब दुनिया में किसी भी देश के सामने पाकिस्तान का स्याह चेहरा ढका हुआ नहीं है। बिल्कुल। अब मैं हमारे साथ जो दिग्गज डिप्लोमैट्स जुड़े हैं और जीनिया अमेरिका से, उनके पास तो चलूंगी, लेकिन पहले मेरे लिए लाजमी हो जाता है पाकिस्तान चलना। फकार यूसुफजई मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे, लेकिन फकार आज हम आपको बख्शने वाले नहीं है, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री ने यूएन के मंच का गलत इस्तेमाल किया और इंडिया का भूत और डर ऐसा सवार है उनके सर पे कि कुछ और बोले ही नहीं। ये क्या मतलब, आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं, आपको सिक्योरिटी इश्यूज से कोई मतलब नहीं, आपको यानी आपके मुल्क को आपको भारत और भारत के इंटरनल मैटर्स ही नजर आते हैं? थैंक यू वेरी मच शीतल एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बिल्कुल मसला ये है कि हम जब भी इस फोरम पे जाते हैं, अफसोस के साथ 1947 से जब से पाकिस्तान बना है, तो हमने ये एक तय किया हुआ है अपने जहनों में कि अगर वहां पे हम ये वाली बात इस तरीके से नहीं करेंगे हिंदुस्तान के हवाले से या फिर मतलब इस रीजन के हवाले से, लेकिन स्पेशल फोकस जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर होता है, तो शायद हमें पाकिस्तान के अंदर यहाँ की आवाम हमारी वाह नहीं करेगी। ये बेसिक इशू है। और ये कहा जाता है कि जब प्राइम मिनिस्टर पिछले साल तो खैर नहीं हुआ था, वर्चुअल उस वक्त भी हुआ था, लेकिन से 2 साल पहले 2019 का जब हमने देखा था, तो यकीन करें आज तक उसकी पार्टी के लोग कहते यार ऐसी तकरीर पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं की। तो मैंने उनसे कहा कि यार उस तकरीर से लोगों की जिंदगियों पे क्या असर पड़ा, क्या कोई बेरोजगारी कम हुई, क्या महंगाई कम हुई, क्या कोई और हालात बेहतर हो गए? कि उन्होंने खान साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की 40-45 मिनट की जब की थी 2 साल पहले। अब फिर उसकी इसी तरीके से वाह होती है कि भाई हिंदुस्तान को बड़ा लिताड़ के रख दिया। मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि हिंदुस्तान को लताड़ के रखता है इमरान खान की नहीं रखता। मेरा कंसर्न ये है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज ए जर्नलिस्ट, मैं ये सवाल करता हूं कि भाई आप पहले अपने इंटरनल मैटर्स के ऊपर फोकस करें। जब आप इंटरनली स्ट्रांग होंगे और किसी भी फोरम के ऊपर आप खड़े होंगे, तो यकीन करें फिर वो कोई भी मुल्क होगा दुनिया का, हिंदुस्तान को छोड़ देते कोई भी दुनिया का मुल्क होगा, तो आपको सुनेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपकी बात को वेटेज देगा। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है, आप ये करते हैं कि आपके पास रिजर्वायर कम हो रहा है और आप IMF के पास जा रहे हैं कि भाई मुझे जो है $2 अरब दे दे कि मेरे रिजर्वायर बढ़ जाए, तो फिर आपको कैसे कोई दुनिया के कोई भी कंट्री, मैं कहता हूं अमेरिका को भी साइड पे रखते हैं, हिंदुस्तान को भी साइड पे रखते हैं, मैं कहता हूं दुनिया का एक छोटा सा मुल्क भी आपको मुंह नहीं लगाएगा। ये असल इशू है, इसके ऊपर हम जाते नहीं और हम समझते नहीं। दूसरी बात ये होती है कि जब इस तरह की तकरीर की जाती है, कभी खान साहब को लगता है कि शायद अगले पूरा जो साल मेरा होगा, मैं यही अपने लोगों को कहूंगा, अपने सोशल मीडिया की टीमें इन्होंने रखी हुई है, मतलब खोज रखी हुई है, वो कहेंगे देखे यार खान साहब ने इतनी बड़ी बहादुरी वाली तकरीर कर दी, आपको और क्या चाहिए? ना आपको रोटी चाहिए, ना आपको कपड़ा चाहिए, ना आपको घर चाहिए, ना आपको रोजगार चाहिए, ना आपको सिक्योरिटी चाहिए, ना आपको हेल्थ चाहिए। आपको खान साहब की बस ये तकरीर लगा लिया करिए, आपके सारे काम खुद ब खुद हो जाया करेंगे। जिस तरह हमारे यहाँ एक मजाक के तौर पे कहा जाता है, कहते हैं अगर किसी को बहुत ज्यादा कोई तकलीफ हो तो कहते हैं 92 वर्ल्ड कप की जो है ना हाईलाइट्स देख लिया करे, उसकी तकलीफ खुद ब खुद दूर हो जाएगी। अफसोस के साथ ये हुकूमत बाकी से 2 बंदों को इन्होंने भिजवाया था, फॉरेन मिनिस्टर हमारे और शहरियार अफरीदी, तो कश्मीर अफेयर्स के हमारे मिनिस्टर के सीट पे बैठे हुए, वो वहां पे जाके क्या कर रहे थे? मतलब जिस काम के लिए वो गए हुए हैं, प्रॉपर तरीके से उस इशू को हाईलाइट करने के लिए भेजा गया था हुकूमत की तरफ से, वो वहां पे जाके गलियों में कर रहे हैं और लोगों की बेटियां दिखा देंगे यार हमारी बेटियों की हालत कितनी अच्छी है और यहाँ के बेटियों की और यहाँ के लोगों की हालत कितनी बुरी है कि वो फुटपाथों पे लोग जिंदगियां गुजारे, उनके पास खाने को नहीं है। भाई मुझे आप बता दें कि अगर आपने अपने 22 करोड़ आवाम की जिंदगी बहुत अच्छी कर दी, तो फिर आप ये बात अमेरिका को, मतलब जिसे कहते हैं कि आप चपेड़ मार के वहां पे मैनहट्टन में खड़े होकर ये बात करें, अगर नहीं की तो फिर आप किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं कि वहां पे लोगों की बेटियों को दिखा रहे कि इसकी बेटी ने कपड़े नहीं पहने हुए और इसकी बेटी जो है वो फुटपाथ पे पड़ी हुई है और इसकी बेटी की वहां पे रिस्पेक्ट नहीं है। आप पहले अपने घर वालों को इज्जत दें, उसके बाद दूसरे की तरफ जो है उंगली उठाएं कि भाई ये जो है इसकी इज्जत नहीं है। या इसके साथ साथ आप ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन होती है उसको आप अपने मुल्क के अंदर बेहतर कर ले। माइनॉरिटीज के ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ कि माइनॉरिटीज के साथ आप क्या करते हैं, अगर उसको आप बेहतर कर ले तो आप हिंदुस्तान के यहाँ किसी भी माइनॉरिटी के साथ अगर जुल्म होता है तो उसके ऊपर आप आवाज उठाते हुए आप अच्छे भी लगेंगे और आपको दुनिया सुनेगी भी, अदरवाइज आपको कोई नहीं सुनेगा। आपका यही मतलब होता रहेगा, केवल तमाशा बनाएंगे अपने लिए, अपने लोगों के लिए। फकार, मुझे फक्र हो रहा है अब आप पे, क्योंकि आपने बिल्कुल
ऑनेस्ट एनालिसिस दिया है, आपने बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है और इमरान खान को इससे बड़ा जवाब नहीं हो सकता, उनके झूठ को बिल्कुल बेनकाब एक तरह से आपने कर दिया है। आपके पास मैं फिर लौटूंगी, एम्बेसडर वोरा के पास चलती हूँ। एम्बेसडर वोरा, ये तो बात थी पाकिस्तान की, जाहिर तौर पे वो जिटरी थे इमरान खान, क्योंकि उनको एक फोन कॉल तक की का समय जो है वो जो बाइडन नहीं दे रहे, और कल भारत की इतनी जबरदस्त वाहवाह हो गई, ना सिर्फ बायलैटरल में बल्कि क्वाड की बैठक में भी, फिर चाहे चीन के विस्तारवाद को रोकने की बात हो, कोविड से की जंग में भारत के लड़ने में भारत के सहयोग की बात हो, या वॉर अगेंस्ट टेरर में भारत के सहयोग की बात हो। तो ये लाजमी था इमरान खान का, ये एम्बैरेसमेंट था एक्चुअली ये, कि वो किस कदर परेशान हो गए हैं। आभारी हूँ आपका, आपने मौका दिया है आपसे बातचीत करने का, और आपके बाकी जो विशेषज्ञ हैं पैनल पर बैठे हैं जिनका ज्ञान और तजुर्बा मुझसे कहीं ज्यादा है। हमारे पाकिस्तान से सहयोगी जो अभी कह रहे थे, सर कंग्रेचुलेशंस, आपने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया है जो हम कब से सोच रहे हैं कि ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है आपकी लीडरशिप का, जब भी आप अपना टेलीविजन या रेडार स्क्रीन ऑन करते हैं आपको नजर केवल एक ही चीज आती है, इंडिया। हमें बहुत सी और चीजें नजर आती हैं। पाकिस्तान सीम्स टू बी, जो अंग्रेजी में कहते हैं, इन अ टाइम वॉर्प। अब सर हम दोनों देश अलग अलग लीग में पहुंच चुके हैं, जितने डेवलपमेंटल पैरामीटर्स हैं हम बहुत आगे निकल चुके हैं, और पाकिस्तान को चाहिए कि इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग जो भी तकलीफ हमको होती है, जिसे हम शादन फ्रॉइडी कहते हैं, एपिकैरिकेसी की आपके दुश्मन को तकलीफ होती है तो आप भांगड़ा नाचते हैं, जो अभी अफगानिस्तान में आपके प्रधानमंत्री बोले कि वो $3 बिलियन का, या किसी और ने कहा था $3 बिलियन की उनकी इन्वेस्टमेंट डूब गई, वो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो हमारी असिस्टेंस थी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर अपना समय बर्बाद करने के बजाय, जैसे आपने कहा है, मेन प्रॉब्लम, मेन इश्यूज, मेन चैलेंजेस जो पाकिस्तान के साथ हैं उनको अगर एड्रेस किया जाए, और मैं सर एज एन इंडियन डिप्लोमेट, एज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया एंड स्पेशल एडवाइजर टू 3 प्राइम मिनिस्टर्स अफ्रीका में, आपको बता देता हूं कि गुडविल अमंग द पीपल ऑफ इंडिया और द पीपल ऑफ पाकिस्तान बहुत ज्यादा है सर। ये जिस दिन आप लोग समझ जाएंगे कि काफिर को मारने से जन्नत नहीं मिलती, काफिर आपका दुश्मन नहीं है, भारत के लोग आपके दोस्त हैं, आपके लीडर्स को ये समझना चाहिए सर। मैडम, आपका जो अभी सवाल था अबाउट, ऑल्सो वी वर टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर जो गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, इस समय क्यों गए हैं ये आप जानती हैं। एक तो जनरल असेंबली की सेशन थी, एक क्वाड की मीटिंग होनी थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है बायलैटरल रिलेशनशिप जो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है वो बहुत तगड़ी हो गई है। मैम, जब मैं यूएस में पोस्टेड था इन दी 80s, आपके जो विशेषज्ञ हैं शायद सुन के उनको हैरानी होगी और मजा भी आएगा। एक जोक मुझे एक सेनेटर ने सुनाया था कि 50s में अमेरिका, सोवियत संघ और भारत के लीडर्स भगवान के पास गए कि हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, तो बोलने लगे, जब अमेरिका के लीडर गए, भगवान ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है इस तरह से सुलझा लो। उसके बाद सोवियत संघ बोला ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, ही क्राइड, तो भगवान सैड हो गए। फिर इंडियन लीडर क्राइड, दीज आर माय प्रॉब्लम्स, एंड गॉड क्राइड टू। ये उस समय लोग कहते हैं कि छवि थी, लेकिन अब वो बदल चुकी है। टुडे इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स, इट्स अ पार्टनरशिप। मैम, फाइनली मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहता हूं कि डिस्कशन में क्लोज बायलैटरल रिलेशनशिप, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द क्वाड, एक स्पीडिंग अप द वैक्सीन इनिशिएटिव, ये सब चीजें थी, क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स इन इंडिया। यूनाइटेड स्टेट्स हैज चोजन इंडिया as its determined, dependable, reliable partner for the future. और उस चॉइस के बारे में मैं वही इश्तिहार जो आता था उसकी कैच लाइन दूंगा, यही है राइट चॉइस बेबी। पीएम का मिशन अमेरिका डे 2 दूसरा दिन बेहद कामयाब रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की, 1-on-1 किया। राष्ट्रपति के कार्यभार संभालने के बाद ये उनसे आमने सामने पहली मुलाकात थी। कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारत सरकार के किए गए फैसलों की जो बाइडेन ने सराहना की, भारत से वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू करने के फैसले का स्वागत किया। भारत से इस बारे में मदद की दरकार है अमेरिका को और पूरी दुनिया को कोविड के साथ जो जंग है उसको लड़ने में। बैठक में भारत अमेरिका डिफेंस रिश्तों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा कि भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता होनी चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप उसका हिमायती है अमेरिका। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि आतंकवाद एक अहम मुद्दा है और दोनों देश आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे। और क्वाड के जरूरी बात यह कि क्वाड के फोरम पर भी आतंकवाद और उससे निपटने के लिए सभी देश, चारों जो सदस्य देश हैं, वो किस तरह
तरह से सहयोग करें, ये भी एक चर्चा का अहम मुद्दा था। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका से जीनिया बहल पत्रकार हमारे साथ जुड़ी है। मैं जीनिया के पास चलती हूँ। जीनिया, भारत में हम तो एनालाइज कर रहे हैं, कल डे 2 जो था बहुत कामयाब रहा, चाहे फिर वो क्वाड का फोरम हो या बायलैटरल हो। बाइडेन और मोदी की हर लिहाज से काफ़ी कामयाब इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में माना जाएगा। अमेरिका में किस तरह की चर्चा है इन दोनों बैठकों को लेकर, वहाँ पर किस तरह की फीडबैक मिल रही है? देखिए, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि इंडिया को शुरू से ही हमेशा से ही बायपार्टिजन सपोर्ट रहा है। इंडिया हैज़ ऑलवेज बिन कंसिडर्ड अ मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये बात हमने सबने वी ऑल विटनेस्ड इट, हमने देख लिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले जो बाइडेन से, उनकी चर्चा हुई इन मामलों पे, और जिस तरह से बुलाया भी गया इंडिया को फॉर दिस क्वाड समिट टू प्रमोट दिस अवेयरनेस एंड टू प्रमोट coordination and cooperation on climate change, fight against COVID, ये सारे जो मुद्दे हैं इस पे कोऑर्डिनेशन के लिए, कोऑपरेशन के लिए, स्ट्रेटेजिक अलायंस के लिए बुलाया गया वर्ल्ड लीडर्स को, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से और ऑफ कोर्स इंडिया से। तो ये दर्शाया जाता है कि कितने स्ट्रांग हो गए हैं, और आप बोल भी रहे हैं शो पे कि इक्वल पार्टनर्स हैं इंडिया और यूएस, और आगे जाके this is going to strengthen trade relations, which is very important for India. It's going to strengthen, cooperation on fighting against COVID. और जैसा कि बताया गया है कि import of vaccines, export of vaccines दोबारा इंडिया शुरू कर दे, ये भी यूएस चाहता है। और it is a new chapter for the relationship, और आगे जाके और भी strengthen होगा ये relationship। बिल्कुल। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, हर लिहाज से अगर हम देखें, फिर चाहे वो दुनिया की अर्थव्यवस्था हो, इकोनॉमी हो, या जो मौजूदा जंग पूरी दुनिया लड़ रही है कोविड के साथ, महामारी के साथ, वो हो, या फिर आतंक के खिलाफ जो जंग पूरी दुनिया काफ़ी समय से लड़ रही है और अब एक बड़े पड़ाव पर वो पहुंची हुई है, या चीन का विस्तारवाद, मतलब हर लिहाज से भारत को एक अहम कंट्रीब्यूटर के तौर पर दुनिया देख रही है। ये कल की मुलाकातों से निकला है निष्कर्ष, उससे साबित हो गया है। आपका क्या विश्लेषण है इन दो मुलाकातों को लेकर? जी शीतल जी, पहले एक मुझे मौका दीजिएगा। मैं जो हमारे पाकिस्तान के जो दोस्त हैं फकार यूसुफजाई, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने जिस तरीके के विचार व्यक्त किए, और मेरा ऐसा मानना है शीतल जी कि इसी तरीके के विचार पाकिस्तान की आम जनता के भी हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, पाकिस्तान की जो आर्मी और आईएसआई है, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के पाकिस्तान की जो आम जनता है उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं करती है। जिस तरीके से हमारे जो पाकिस्तानी पत्रकार महोदय ने अपनी बात रखी है, मेरा मानना है कि वही एक रास्ता पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देना होगा, अपनी जो भूखमरी, अपनी जो बेरोजगारी, अपनी जो अर्थव्यवस्था का जो संकट है उसके ऊपर ध्यान देना होगा, आतंकवाद पे लगाम लगानी होगी, और वहां की जो आम जनता है उसके हितों को लेकर के ही आगे बढ़ना होगा। भारत विरोध के हित पर यदि पाकिस्तान बढ़ना चाहेगा तो पाकिस्तान रसातल में ही जाएगा, पाकिस्तान का कोई भविष्य नहीं है। तो यही विचार मुझे ऐसा लगता है शीतल जी कि पाकिस्तान की आम जनता के अंदर भी है, यही रियलाइजेशन है। लेकिन वहां की आर्मी और आईएसआई का इतना डोमिनेशन है वहां के पूरे सिस्टम पे कि वो इस तरीके के विचारों को सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से मैं फकार यूसुफजाई को फिर से बधाई देता हूं, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि वो इस तरह के विचारों को व्यक्त करते रहेंगे। जो आपने प्रश्न किया है शीतल जी, जो कल की बैठक के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बैठक है ये बेहद महत्वपूर्ण रही है। ये भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसे कि आज कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है। जैसा कि आपने बताया कि ये जो दोनों राष्ट्र हैं, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, जलवायु परिवर्तन का संकट हो, चाहे वो कोविड-19 के इश्यूज हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के माध्यम से जो चैलेंजेस आ रहे हैं, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने की बात हो, या साइबर डोमेन में जो खतरे हैं उसको डील करने की बात हो, आज सभी मुद्दों पर भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आज एक विश्व नेता के रूप में देखा जाता है, और पिछले 7 वर्षों में अगर आप देखें 2014 के बाद से, तो भारत की विदेश नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। भारत की विदेश नीति प्रोएक्टिव हुई है। भारत की विदेश नीति में आप यदि आतंकवाद की बात करें तो इस पे आज का जो नया भारत है वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे चलता है।
ये जो नया भारत है आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में हुआ है। चाइना का जो आधिपत्यवाद है, चाइना का जो विस्तारवाद है, उसको भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, उसका भी दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबला किया गया है। चाहे वो 2017 का डोकलाम का विवाद हो या अभी जो फेस ऑफ की सिचुएशन पैदा हुई थी, उसमें भी चाइना को पीछे हटना पड़ा। और जो भी अभी स्थितियां जहां कहीं भी डेप्टांग में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, वहां पे भी चाइना के पास पीछे हटने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। भारत अपनी 1 इंच की जमीन के साथ भी कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा, और ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है। तो शीतल जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में, वो तमाम जो वैश्विक मुद्दे हों उसके ऊपर गंभीरता के साथ नेतृत्व कर रहा है, एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है। और यही कारण है कि आज जो एज अ वर्ल्ड लीडर भी उसे पूरी दुनिया एक्नॉलेज, भारत को पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, ये साबित हो गया है। फकार यूसुफजई के पास चलती हूँ। फकार, बहुत सी बधाइयां आपको हमारे सारे पैनलिस्ट से मिल रहे हैं, क्योंकि आपने सच्ची बात कही जो पाकिस्तान के अवाम की बात है। देखिए, ताली बजा रहे एम्बेसडर वोरा, और अभी आपने संजीव श्रीवास्तव ने भूरी भूरी प्रशंसा, मतलब जबरदस्त तारीफ आपकी की, क्योंकि बहुत कम इस तरह की ऑनेस्ट रिव्यू जो होती है ना, ऑनेस्ट राय, वो देखने को मिलती है पाकिस्तान की ओर से, पाकिस्तानी पत्रकारों की ओर से, मीडिया की ओर से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल जो वॉशिंगटन में बैठकें हुई, फिर चाहे भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच की मुलाकात हो, या फिर क्वाड जो एक फोरम है, आप यकीनी तौर पर जानते हैं उसके बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इन देशों का और भारत का एक फोरम है। ये जो बैठकें हुई, इस पर किस तरह की नजर थी पाकिस्तानी मीडिया की, और कल जो इंडिया का एजेंडा वहां रहा, अमेरिका का जो रहा, उस पर किस तरह का विश्लेषण या एनालिसिस आपकी मीडिया में है, और आपका खुद का क्या इस पर मत है? सबसे पहले तो मैं खुद की बात कर लूं। बिल्कुल, मैं कल से बल्कि पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल टीवी शोज में हूं, और मैं ये बात करता हूं कि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है मोदी जी की और इंडिया की, इंडिया के लोगों की। एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो इस स्टेज पे पहुंचे, इस लेवल पे पहुंचे। अगर आज से 10-15 साल या 20 साल पहले हम सोचे तो उस वक्त भी डिप्लोमेसी बड़ी स्ट्रांग थी हिंदुस्तान की, लेकिन शायद जो मुझे पिछले 8-10 सालों में नजर आई है तो वो एक अलग तरीके से है। जिस तरह ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी 2 साल पहले मोदी जी की, और अभी जो बाइडेन के साथ हुई है। फिर आता हूं अपने मीडिया की तरफ। तो पाकिस्तान का मतलब मैं कहूंगा 2 ग्रुप में बटा हुआ है मीडिया। एक वो ग्रुप है जो अच्छी चीज को भी बुरा दिखाना, उन्होंने तो यही कहा, उसमें से उन्होंने जिसे कहते हैं कि वो कोई मतलब जिसे कहते हैं कि वो ढूंढ रहे थे कि कहां से कोई वीकनेसेस होगी, कि कमला हैरिस ने उसको ये कह दिया तो फलां ने ये कह दिया, ये सुफ की हो गई। वहां पे लोगों ने जो है जो खालिस्तान मूवमेंट के कुछ लोग थे, उन्होंने झंडे उठा के वो खड़े हो गए थे होटल के सामने और व्हाइट हाउस के सामने, तो ये चीजें ढूंढ रहे थे। लेकिन जो एक प्रॉपर मतलब दूसरे ग्रुप का मीडिया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यार वी शुड लर्न फ्रॉम दैट, कि एक मुल्क कहां से चला और कहां पे पहुंचा हुआ है। आज क्वाड का वो मेंबर है, इसके साथ मतलब एक बायलैटरल रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, बिजनेस चल रहा है उनके, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आपस में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में जो लोग थोड़ा सा भी समझ बूझ रखते हैं तो ये बात करते हैं कि यार हम क्यों नहीं करते ये चीजें, हम क्यों फंसे हुए इस चीज के अंदर कि यार अभी तक हमारी पर कैपिटा इनकम जो है $1200-1300 के बीच में पड़ी हुई है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम क्यों नहीं निकलना चाहते उन मसाइल से जिनको लोग मेरे ख्याल में दुनिया के बहुत सारे ममालिक पीछे छोड़ चुके हैं। मैं इस्लामिक ममालिक की भी बात करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपनी स्ट्रेटजीज को, अपनी पॉलिसीज को चेंज किया है और उनकी जो मतलब मुल्क के अवाम की जिंदगी वो बेहतर हुई है। Why are we going for that? हमारी हुकूमतें क्यों नहीं जाती? वो अगर मसला कश्मीर, उनको पता है कि अगर मसला कश्मीर बीच में से निकल जाता है तो फिर हम करेंगे क्या? फिर हम कैसे कहेंगे कि यार हिंदुस्तान तो ये करे, हिंदुस्तान तो वो करे। इसलिए जानबूझकर भी कुछ चीजें ऐसी रखी जाती हैं कि आवाम को बताया जाए कि भाई देखें हम आपका मतलब ये जो बजट लेते हैं मुख्तलिफ चीजों के लिए, तो ये तो हमें जरूरत है। लेकिन आपकी बातें सुन के फकार, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातें सुन के कि पाकिस्तान का जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो आम आदमी है, वो अब इतना बेवकूफ नहीं रहा कि उसको इस तरह की बातों से घुमा दिया जाए। वो भी चाहता है कि डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, उसकी भी प्रोग्रेसिव सोच है। ये आपकी बातों से साफ झलक रहा है। शीतल, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग, सिर्फ मैं फखर यूसुफजई नहीं अकेला, बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पे और इस तरह की मतलब फोरम्स के ऊपर लोगों की बातें होती है कि यार हमें अब आगे बढ़ना,
और आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को मतलब पीछे डालना पड़ेगा, साइड पे करना पड़ेगा, तब हम आगे जाके मूव कर सकेंगे। अगर हम इन्हीं चीजों के साथ मतलब बंधे रहे, मतलब पकड़ के रखते, तो हम आगे नहीं दौड़ सकते। हम इसी तरह देखते रहेंगे कि हाँ यार हिंदुस्तान ने तरक्की कर ली, हमारे पड़ोस के दूसरे ममालिक, बांग्लादेश बहुत अच्छा चल रहा है जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ, हम उससे भी नहीं सीख रहे कि यार उसको 40 साल हो गए, लेकिन इस वक्त उसकी इकोनॉमी बूम पे, कहां पे वो लोग स्टैंड कर रहे हैं। अगर हम एशिया की बात कर लें, फिर दूसरे बहुत छोटे छोटे ममालिक बहुत आगे चले गए, लोग उनको मतलब एक सिंगापुर एक बहुत छोटा सा मुल्क है ना, उनके पास एटम बम है ना, उनके पास और बड़ी चीज है, लेकिन उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है उनके पासपोर्ट की, उनके अवाम की, उनके बहुत बड़ी सारी चीजों की। तो लोग अब इसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, और जब क्वेश्चन उठाते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें फेस भी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग भी हमें बहुत सारी चीजें हम सोशल मीडिया के ऊपर जब हम लोग दिखते हैं तो मैं खुद 2-3 जो है वो साइबर क्राइम के केसेस जो है मेरे ऊपर बने और उसका मैंने जवाब दिया। तो ये चीजें भी होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं कहता हूँ कि नहीं यार, एनफ इज एनफ। हमने आगे बिल्कुल बिल्कुल, एक पत्रकार, एक सहाफी, एक जर्नलिस्ट के तौर पर अपनी राय बेबाकी से रखना आपका हक है और वो आप रखते हैं। तारीफ करनी होगी, हम सभी आपकी तारीफ कर रहे हैं इस राय की, और पाकिस्तान के अवाम की ऐसी सोच है, ये जानकर देखकर अच्छा लग रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, उसके बाद हम लौट रहे हैं इस चर्चा पर। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।